Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. अर्पिता ओझा, your biology mentor. तो देखिए हमारा जो चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस है उसके लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा आज का जो लाइफ प्रोसेस है वो है एक्सक्रीशन। ओके, इससे पहले हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन देखा था। ओके, हमने एनिमल एंड प्लांट्स में देखा था किस तरह से उनके अंदर ये लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपनी एनर्जी के लिए किसी फूड को लेता है एज उसका न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को लेता है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, तो उससे क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं एनर्जी के साथ साथ, और एनर्जी को जब कंज्यूम किया जाता है तब भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो लाइफ प्रोसेस होता है दैट इज़ एक्सक्रीशन। ओके, तो हमारा जो दूसरे लाइफ प्रोसेसेस हैं लाइक न्यूट्रिशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, देन उसके बाद आया आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो इनका क्या लिंक है एक्सक्रीशन के साथ? तो देखिए, आपने फूड लिया ताकि आपको उससे एनर्जी मिले, दैट इज़ न्यूट्रिशन, और आपने उस जो फूड है उससे एनर्जी बनाने के लिए आपको ऑक्सीजन की नीड होती है, उसके लिए आपने रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस देखा। तो ऑक्सीजन एंड फूड जो हैं कंबाइन होते हैं और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। बट यहाँ पर पॉइंट समझने की ज़रूरत हमें ये है कि ये जो फूड एंड ऑक्सीजन होता है, इस फूड एंड ऑक्सीजन को ट्रैवल करवाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो जब भी इस तरह की कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में चलती हैं तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारी बॉडी में। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस को देखेंगे। क्या होता है एक्सक्रीशन प्रोसेस? तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है एक्सक्रीशन की, वो क्या है? एक्सक्रीशन is the process of removal of metabolic waste. excretion क्या है? process of removal of metabolic waste material and other non useful substances। तो ऐसा प्रोसेस जिससे हम क्या करें, मेटाबॉलिक वेस्ट को या फिर जो नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उसको हमारी बॉडी से निकालने का जो प्रोसेस होगा उसे हम क्या कहेंगे, दैट विल बी नोन एज एक्सक्रीशन। ओके, सो देखिए नेक्स्ट इसके साथ क्या है, organism like animal have an advanced and specialized system for excretion। अब जो organisms हैं like एनिमल, उनके अंदर काफ़ी एडवांस्ड, वेल डेवलप्ड एंड स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है एक्सक्रीशन का। उसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट समझने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा बॉडी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ही बॉडी की नीड्स ज़्यादा होंगी, उतनी उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बनेंगे। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए उसके लिए एक एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड सिस्टम डेवलप होता है। ओके, बट हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स लैक अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक दैट इन एनिमल के कंपेयर प्लांट्स में ऐसा वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं मिलता है। उसका रीज़न क्या है, प्लांट्स जो हैं उनका बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो they do not have a special organ for excretion, thus excretion in plant is not so complex। उनको कोई भी तरह के ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। हमारी ह्यूमन बॉडी में स्पेशल ऑर्गन होते हैं बट प्लांट्स में ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है फॉर एक्सक्रीशन। सो सबसे पहले अब हम देखें एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या हो, एक सेल प्रेजेंट हो, तो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और उसी सेल में सारी की सारी एक्टिविटीज़ होंगी। सो क्या कहता है ये पॉइंट, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड बैक्टीरिया, अमीबा एंड बैक्टीरिया दे बोथ आर क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, ये आप पहले भी देख चुके हैं, सिंपल डिफ्यूजन देखने को मिलता है थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। सो तो जो कोई एमीबा या फिर बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या होता है, उसके जनरल बॉडी सरफेस से ही क्या होगा,
एक्सक्रीशन हो जाएगा। और किस प्रोसेस के थ्रू होगा? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू उनके अंदर भी ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सिंपल डिफ्यूजन। बट हमारी बॉडी में ऐसा क्यों नहीं होता? सिंपल डिफ्यूजन क्यों नहीं होता? तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये पॉइंट अच्छे से डिस्कस किया था। तो हमारी बॉडी जो होती है हाईली कॉम्प्लेक्स होती है। हमारी बॉडी की जो सारी सेल्स होती हैं, दीज सेल्स आर नॉट कनेक्टेड विद द एनवायरनमेंट। ओके, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर कुछ सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं वो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं। सो उसकी वजह से उनमें सिंपल डिफ्यूजन की थ्रू जल्दी प्रोसेस होता है। बट हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जो है काफ़ी डीप में सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनका एनवायरनमेंट से कोई कांटेक्ट नहीं होता। तो इनका डिफ्यूजन हो जाना बहुत ही टफ प्रोसेस कहलाएगा। दैट्स वाई हमारे अंदर सिंपल डिफ्यूजन ना मिलकर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन डेवलप्ड होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं। ओके, सो unicellular organism like amoeba, paramecium excrete excess through टाइनी ऑर्गेनेलीज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो देखिए इनके अंदर क्या मिलती हैं आपको? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से ये क्या करते हैं? अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं। ओके, आपको ये पॉइंट याद रखना है। Undigested food in unicellular animals is excreted when the food vacuole merges with the general body surface and open to outside। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है हम इस तरह से समझें। फॉर एग्जाम्पल, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। तो फूड वैक्यूल में क्या होगा? मान लीजिए जो फूड था वो डाइजेस्ट हो चुका है। अब ये फूड वैक्यूल मूव करती हुई अगर इसने क्या किया, ये जो इसकी सरफेस है इससे बाइंड हो गई, तो सरफेस के बाइंड होते ये सरफेस यहाँ से ओपन हो जाती है और सारा वेस्ट प्रोडक्ट इस तरह से बाहर इसके अंदर डाल दिया जाता है। ओके, बाहर एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमें एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हम देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमारे पास वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन से मिलके बना है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या होती हैं? किडनीज होती हैं। ओके, तो जो हमारी किडनी है ये हमारी एक्सक्रीटरी यूनिट कहलाती हैं और ये हमारे हैं यूरेटर जो कि किडनी से निकलते हैं। हमारी जो किडनी है इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो जो रेड कलर की है वो क्या है? आर्टरी है। ओके, और जो ब्लू कलर की है वो क्या है? वेन है। तो इसको ब्लड सप्लाई भी मिलती है किडनी को, ताकि हम क्या कर सकें? ब्लड को प्यूरिफाई कर सकें। जो हमारी किडनी होती है, किडनी से ट्यूब्स निकलती हैं। इन ट्यूब्स को हम यूरेटर कहते हैं और यूरेटर जो है एक स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लेडर, उसमें जाता है और यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा निकलती है, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर दिया जाता है। तो देखिए इस प्रोसेस को हम अच्छे से समझते हैं किस तरह से ह्यूमन में एक्सक्रीशन होता है। तो हमारी ब्लड में जितने टाइप के मेटाबॉलिक वेस्टेज बने थे ड्यू टू एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, दीज वेस्टेज आर क्या होते हैं? ये ब्लड में ट्रैवल करते हैं। ओके, क्योंकि ब्लड में ही ये वेस्टेज प्रेजेंट है तो ये ब्लड में क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे। जब सारा ब्लड, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप किडनी को ब्लड सप्लाई मिल रही है तो आर्टरीज जो होती हैं ब्लड लेकर जाती है ऑर्गन तक। तो हमारी जो ये आर्टरी है ये क्या करेगी? किडनीज तक ब्लड लेकर जाएंगी और किडनी से ब्लड वापस कौन लेकर आएंगी? वेन्स लेकर आएंगी। तो जब भी किडनी को ब्लड सप्लाई मिलती है विद द हेल्प ऑफ आर्टरी, ये किडनीज क्या करती हैं? उस ब्लड को प्यूरिफाई करती है। ब्लड को प्यूरिफाई करने के बाद क्या होगा? जो हमारा ब्लड है उसके अंदर से मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक जो यूरिन है वो इसके अंदर रिलीज होता है। यानी कि यूरिन जो है हमारे यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होता है और उससे बाहर बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। ये अपना बेसिक प्रोसेस है। और जो बचा हुआ फिर से ब्लड होता है उसको वेन्स के थ्रू फिर से दूसरे हमारा जो हार्ट है वहाँ पर प्योर करने के लिए उसको भेज दिया जाता है। तो इस तरह का हमारा मैकेनिज्म देखने को मिलता है। मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाया आपको। साथ ही हमें ये बात समझने की भी ज़रूरत है कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो दे हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, एक पेयर होता है किडनी का। तो किडनी क्या है? एक बीन शेप्ड
ऑर्गन है, काफ़ी छोटा ऑर्गन होता है, ठीक है। इसका जो कलर है रेड, देखिए आपको रेड ब्राउनिश कलर इसका देखने को मिलता है, ओके। और अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर की ट्यूब्स देखी हमने, एंड अ यूरिनरी ब्लेडर, और एक यूरिनरी ब्लेडर होता है जिसमें यूरिन स्टोर रहता है। यूरिन कहाँ से आया, किडनी से प्योरीफाई होके आया। सो ये जो यूरिनरी ब्लेडर है ये यूरेथ्रा के अंदर ओपन होता है। इट प्रोड्यूसेस यूरिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे हमारे यूरिन को सिक्रीट करती है। तो सबसे फर्स्ट हमने ऑर्गन देखा किडनी, दैट इज इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो किडनी के अंदर क्या होता है, देखें हम, अ पेयर ऑफ किडनीज आर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन द बॉडी। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनीज हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। दे आर बेसिकली द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमारे ह्यूमन बॉडी की क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट है। क्यों इसे फिल्ट्रेशन यूनिट कहा गया है, तो ये क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करने का फंक्शन करती है। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फिल्ट्रेशन यूनिट, ओके। तो सेकंड पॉइंट हमें क्लियर हो गया। ईच किडनी इज मेड अप मैनी टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो जो हमारी किडनी होती है ये काफ़ी टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट से मिलके बनी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ। सो क्या था, जितनी भी किडनीज होती हैं वो उनके अंदर एक छोटी छोटी यूनिट्स मिलती हैं। दीज यूनिट्स आर नोन एज नेफ्रॉन। अब थोड़ा हम नेफ्रॉन को समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट फंक्शंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास किडनी है और ये किडनी का स्ट्रक्चर है, ओके। कॉनकेव कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर कुछ इस तरह से पिरामिड शेप प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर क्या मिलते हैं आपको, नेफ्रॉन्स मिलते हैं। क्या मिलेंगे, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है जिस लेवल पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। तो अगर हम इसे ही जूम आउट करके देखें तो इस तरह से हमारा जो ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई करके कलेक्ट करता है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि नेफ्रॉन किस तरह से दिखाई देता है, ओके। सो अब हम किडनीज के फंक्शन देखें। किडनीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं। किडनीज परफॉर्म क्रूशियल फंक्शन लाइक, किडनीज का क्या फंक्शन है, फिल्टरिंग वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को फिल्ट्रेट करना, किससे, फ्रॉम ब्लड। सेकेंड, मेडिकेशन, अगर आपने कोई भी मेडिकेशन यानी कि कोई टैबलेट है जो कि आपने ली है, ये जो मेडिकेशन है ये हमारे बॉडी में जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, फिर ये ब्लड में ट्रैवल करती रहती हैं। जो इनका इफेक्ट होता है वो शो करने के बाद इन्हें किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ओके। तो अगर कोई भी तरह की आपने मेडिकेशन ली है तो वो जो मेडिकेशन है वो भी कौन फिल्टर करती है, हमारी किडनी फिल्टर करती है, ताकि यूरिन के साथ मेडिकेशन भी बॉडी से बाहर निकल जाए। मान लीजिए आपने एक्सेस मेडिकेशन किया है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा ताकि उसका ज़्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी पर ना हो। एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड, और जो ब्लड में कुछ अगर टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो इन टॉक्सिक सब्सटेंस को भी अपनी बॉडी से बाहर निकालने का फंक्शन किडनी का होता है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद वेस्ट मटेरियल के अलावा भी और भी दूसरे फंक्शन होते हैं। फिल्ट्रेशन के अलावा और क्या फंक्शन है किडनी का, देखें। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करती है हमारी किडनी। फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस्ड रहना ज़रूरी है, और इसका ये जो बैलेंसिंग कहलाती है इसे हम ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी इज द फंक्शन ऑफ किडनी। थर्ड पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ आयरन कंसंट्रेशन इन द बॉडी। हमारे बॉडी में देखिए स्टूडेंट्स काफ़ी सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से आयंस होते हैं, तो आपने सुना होगा सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड्स, और भी काफ़ी सारे आयंस जो प्रेजेंट हैं। इन आयंस को बॉडी में बैलेंस्ड कंडीशन में रखना ज़रूरी होता है। तो ये जो आयंस हैं इनके लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है,
किडनी के रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ पीएच। तो हमारा ब्लड का पीएच मेंटेन होना चाहिए, बॉडी का पीएच मेंटेन होना चाहिए, तो रेगुलेशन ऑफ पीएच का फंक्शन भी किडनी का होता है। ओके, रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम का मतलब क्या है? अगर जो सेल्स होती हैं, कहीं की भी ऑर्गन की जो सेल्स हैं, उसके सेल से बाहर जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड निकलता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, जो कि टिश्यू के अंदर फिल्ड रहता है। यू नो वेरी वेल कि जो हमारी सेल्स होती हैं, सारी सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो एक टिश्यू के अंदर काफ़ी सारी सेल्स मिलती हैं। इन सेल के बीच बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ द टिश्यू कहते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो उसे मेंटेन करने के लिए भी हमें किडनी की रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द सिक्रीटिंग हार्मोन दैट हेल्प टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल। ओके, सो हमारी जो रेड ब्लड सेल है उसके प्रोडक्शन के लिए हमें जिस हार्मोन की ज़रूरत है वो हार्मोन जो है क्या करती है? किडनी रिलीज करती है। नेक्स्ट है प्रमोट बोन हेल्थ। बोन हेल्थ का प्रमोशन भी होता है। एंड द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कहा है? देखिए, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन भी हम इसी के थ्रू करते हैं। ओके, कैसे ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है? तो ये जो है हमारी किडनी, इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इन सेल की हेल्प से रेनिन का सिक्रीशन होता है, और रेनिन क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसका वेल लेवल डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट कर लीजिए साथ में अगर आपको करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछा जाएगा इसके अलावा? सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, और ह्यूमन में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है उसे समझाइए। फिर आता है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट आपको पूछा जाएगा किडनी पे शॉर्ट नोट लिखिए, एंड इसका डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर पूछ सकते हैं व्हाट आर द क्रूशियल फंक्शंस ऑफ किडनीज। किडनीज के क्या क्रूशियल फंक्शन होते हैं? तो ये जो है क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है ये। एंड वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पे आपको पूछा जा सकता है कि जो ये फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, एंड किडनीज के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर दूसरे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आई होप आपको किडनीज अच्छे से क्लियर हुई हैं। तो अभी हमने देखा था कि किडनीज के अंदर जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, दीज ट्यूब्यूल्स आर नोन एज नेफ्रॉन्स। इन ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ओके, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यही मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ईच किडनी हैज़ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। एंड देखिए, जो किडनी होती है उनमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उससे आप ज्यूम कर सकते हैं कि नेफ्रॉन्स की साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और इनका काम क्या होता है? ब्लड के एक एक ड्रॉप को क्या करना? फिल्टर करना। ओके, एंड इट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फिर से वही लाइन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में ये वन लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड पॉइंट इज ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। सब नेफ्रॉन्स के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द मेल्पिगियन बॉडी एंड द सेकेंड इज रीनल ट्यूब्यूल। क्या होती है मेल्पिगियन बॉडी, रीनल ट्यूब्यूल? अभी हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हुए समझेंगे। ओके, सो मेल्पिगियन बॉडी इज मेड अप ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारी मेल्पिगियन बॉडी होती है इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। देखिए एक बार हम स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करके देखें ताकि आपको क्लियर हो किस तरह से देखने को मिलता है ये। तो जो हमारी नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन में क्या है? एक कैप्सूल मिलता है। देखिए बहुत ज़्यादा टाइनी स्ट्रक्चर है, बट हम इसको बहुत ही डिटेल्ड डायग्राम इसका बनाएंगे तो बहुत ही बड़ा डायग्राम बनने वाला है। ये जो नेफ्रॉन है इसमें ये क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोमिन कैप्सूल कहते हैं। बोमिन कैप्सूल से इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीसीटी। क्या कहते हैं इसे हम? पीसीटी। साथ में हम इसको लेबल भी कर लें, ये है पीसीटी। पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल
कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। इस तरह से उनका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। एंड उसके आगे क्या मिलेगी हमें, कुछ इस तरह से ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये जो होता है, ये जो आपको लूप देखने को मिल रहा है, दिस लूप इज नोन एज हेनलेज लूप। ओके, क्या कहते हैं इसे हम? हेनलेज लूप कहते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया। ये हमारा हेनलेज लूप है। अब देखिए ये पॉइंट जो आपको बोमन कैप्सूल दिखता है, बोमन कैप्सूल के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इसके अंदर ये ब्लड सप्लाई आती है, प्योर होके ब्लड सप्लाई ऐसे चली जाती है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो मैलपिगियन बॉडी है ये पूरी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और जो रीनल ट्यूब्यूल है वो ये वाला स्ट्रक्चर है। आपको समझ में आ रही है? ओके, तो ये बोमन कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया। ये क्या हुआ? ग्लोमेरुलस। ये है बोमन कैप्सूल एंड दैट इज PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसे हम क्या कहते हैं? हेनलेज लूप कहते हैं। ओके, सो दिस इज हेनलेज लूप। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ओके, अब हम आगे चलें। अब PCT के बाद फिर से कॉइल्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज DCT। तो देखो ये था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये क्या होती है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, जो ये हेनले का लूप है इसमें ये होती है डिसेंडिंग और ये होती है असेंडिंग ट्यूब्यूल। ओके, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, ये दोनों होती हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करता है? जितने भी नेफ्रॉन्स हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर जो भी नेफ्रॉन्स का दिख रहा है, ये सारे नेफ्रॉन्स जो हैं एक जो डक्ट है उसके अंदर जाकर खुलते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ओके, कलेक्टिंग डक्ट। तो अब हम समझते हैं अच्छे से मैकेनिज्म, किस तरह से मैकेनिज्म फंक्शन करता है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपकी जो ये किडनी की एक नेफ्रॉन की बात चल रही है, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। ये पॉइंट भी आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझें कि जो ये किडनी है, इस किडनी में ब्लड सप्लाई मिली है आर्टरी की हेल्प से। तो आर्टरी से होते हुए ब्लड आया और ये नेफ्रॉन में एंटर किया। तो ये जो ब्लड है इसमें ये ग्लोमेरुलस के अंदर गया। ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन होता है और इस फिल्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पर क्या हो जाता है? बोमन कैप्सूल में जो भी फिल्ट्रेट है वो इकट्ठा हो जाता है। ब्लड आया, कैसा ब्लड था? उसमें आपको वेस्ट मटेरियल देखने को मिल रहा था। तो ये जो वेस्ट मटेरियल के साथ वाला जो ब्लड है वो प्योर होने के लिए आया है। प्योर होने के लिए ग्लोमेरुलस के अंदर आया। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हुआ? ब्लड को प्योर कर दिया गया और बोमन कैप्सूल में फिल्टर कर दिया गया। अब जो बचा हुआ ब्लड था वो फिर से यहाँ से बाहर भेज दिया गया। ओके, तो ये जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया है, ये जो फिल्ट्रेट है ये काफ़ी डाइल्यूट फॉर्म में होता है। इसमें काफ़ी सारा वाटर कंटेंट होता है। देखिए स्टूडेंट, जितना भी ब्लड किडनी के अंदर आता है प्योर होने के लिए, उन सारे के सारे ब्लड के जो फिल्ट्रेट निकलते हैं उसे हम डायरेक्टली बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर हमने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा? हमारे जो बॉडी है उसके अंदर फ्लूइड की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि इसमें इस फिल्ट्रेट में बहुत सारा वाटर होता है। तो अब हमारा फंक्शन क्या है? एक तो वाटर को बैलेंस करना ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो जाए। दूसरा जो फिल्ट्रेट है इसमें से आयंस का एक्सचेंज करना ताकि आयंस की जो बैलेंसिंग है उसको मेंटेन किया जा सके। तो अब आपको किडनी के फंक्शन अच्छे से क्लियर होने वाले होंगे। क्या है उसके फंक्शन? देखिए,
तो हमने देखा था किडनीज क्या करती है, फिल्टर करती है, जो कि अभी हमने पढ़ा, तो फिल्ट्रेशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया। बट ये रेगुलेशन करती है ऑस्मोलैरिटी का। तो ऑस्मोलैरिटी का मतलब यही है कि हमारा जो फिल्ट्रेट है इसमें फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, इसको भी बैलेंस करना होगा। फिर बोलती है कि रेगुलेशन ऑफ आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन भी इसके अंदर रेगुलेट किया जाता है। कैसे रेगुलेट किया जाता है, ये जो फिल्ट्रेट आएगा इससे आयन जो होंगे ट्यूब्यूल से बाहर चले जाएंगे या ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, इनका भी रेगुलेशन करेंगे। ये पॉइंट क्लियर। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड एक्स्ट्रासेल्युलर जो वॉल्यूम है फ्लूइड का, उनको भी रेगुलेट किया जाता है। तो अब आपको फंक्शन इसके अच्छे से क्लियर हो गए। ओके, तो अब हम इसको नेफ्रॉन को अच्छे समझते हैं। तो नेफ्रॉन में आपने देखा था नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, मेल्पिगियन बॉडी एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो जो मेल्पिगियन बॉडी है इसके अंदर ग्लोमेरुलस एंड क्या आता है, ग्लोमेरुलस एंड जो हमारी आर्टेरियल्स आ रही थी वो आती हैं। सेकंड रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या आता है, रीनल ट्यूब्यूल्स में अभी हमने देखा पीसीटी, हैनलेज लूप एंड डीसीटी आती हैं। तो इस तरह से इनके 2 फंक्शन होते हैं। अब मेल्पिगियन बॉडी को देखें तो मेल्पिगियन बॉडी इज मेड अप ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, यही पढ़ा हमने। तो जो हमारा बोमेन कैप्सूल है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेल्पिगियन बॉडी का एक पार्ट है ये। और एंड उसके बाद क्या लिखा है, विच एनक्लोजेज अ बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, जो क्या करती हैं इसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज का बंच होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये टफ कैपिलरीज हैं। ओके, जो हमारी कैपिलरीज हैं उनका पूरा गुच्छा होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ओके, सो दे टुगेदर फिल्टर वेस्ट मटीरियल अलॉन्ग विद मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज। तो देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो आपकी मेल्पिगियन बॉडी है, जब इसको ब्लड सप्लाई मिलेगी, जब इस पर फोर्सफुली ब्लड आएगा तो वो ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाएगा। ब्लड फिल्टर होने के साथ साथ उस फिल्टर वेस्ट मटेरियल में काफ़ी यूज़फुल सब्सटेंसेस भी होंगे। इन यूज़फुल सब्सटेंसेस को हम क्या करेंगे, फिर से रीअब्जॉर्ब करेंगे ताकि यूरिन जो है कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में हो जाए। सारा जो एक्स्ट्रा वाटर है जिसे हम हमारी बॉडी से रिलीज़ नहीं करना चाहते उसे भी हम क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगे। ओके, तो इस रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमने रीनल ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन किया। रीनल ट्यूब्यूल में के कौन कौन होते हैं अभी आपको बताया, और पीसीटी, हैनले लूप एंड डीसीटी, इन तीनों का क्या फंक्शन है, ये क्या करते हैं, जो अदर यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, आयंस हैं, फ्लूइड है, वाटर है, जो कि हमारी बॉडी से लॉस नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कर लेते हैं, इसके थ्रू रीअब्सॉर्ब करके फिर से कहाँ डाल देते हैं, ब्लड में डाल देते हैं। और प्योर फॉर्म में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आया है। अब फिर क्या है, रीनल ट्यूब्यूल हैज़ रीजन्स कॉल्ड पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो क्या लिखा है, इसका मतलब हमारे पास अभी हमने देखा एक तो पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, डीसीटी होता है। और लूप ऑफ हेनले को मैंने आपको क्या बताया था, लूप ऑफ हेनले में 2 लिम्ब होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो क्या होता है, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, थिक एंड थिन। वो उसकी जो वॉल होती है उस पर डिपेंड करता है। तो हेनले लूप भी क्लियर होगा, ये भी क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का। तो जितनी भी ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई देती हैं इन सब का क्या फंक्शन है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना। ओके, दीज रीजन्स एब्जॉर्ब बैक यूजफुल सब्सटेंसेज इनटू द ब्लड। यस, हमने यही पॉइंट डिस्कस किया अभी। सो ये एब्जॉर्ब बैक करते हैं यूजफुल हमारे सब्सटेंसेस को इनटू द ब्लड एंड आल्सो फिल्टर रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट, और रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर कर देते हैं। एंड दिस वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये हमारे नेफ्रॉन से यूरिन के फॉर्म में निकलता है। द आउटपुट फ्रॉम नेफ्रॉन इज कॉल्ड यूरिन। तो ये हमारी यूरिन के फॉर्म में हमारी किडनी से बाहर रिलीज आउट कर दिया जाता है। तो किडनी से कहाँ जाएगा फिर ये, तो हमने देखा अभी जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था, सारे नेफ्रॉन्स कहाँ पर मिलते हैं आपको, सारे नेफ्रॉन्स हमें कलेक्टिंग डक्ट में देखने को मिलते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट क्या होती हैं, कलेक्ट होके, ओके, कलेक्टिंग डक्ट सारी एक साथ मिल के हमारी यूरेटर के अंदर खुलती हैं और यूरेटर से बाहर आगे इसको भेज दिया जाता है। तो इसे हम देखें किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, तो ये रहा। तो हमारी किडनीज हैं, किडनीज में बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हैं। एक नेफ्रॉन, हर एक नेफ्रॉन क्या करता है, एक एक जो हमारी ब्लड है उसके
ड्रॉप्स को क्या करता जाता है, ये फिल्टर करता जाता है। फिर जो भी ब्लड आएगा यूरेटर में चला जाएगा और ये जो यूरेटर है इसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में रहेगा। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करके रखता है और ये स्लाइट जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, प्रेशर सेंसिटिव होता है। जैसे जैसे इसके अंदर यूरिन फिल होता जाएगा ये सेंसेशन जनरेट करेगा। जब ये कम्प्लीटली फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर, तब क्या होगा, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा फुल हो चुका है। फिर हम इसको क्या करते हैं, इसके एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है इस यूरिन को विद द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा पे क्या लगे होते हैं, स्फिंक्टर। आपने स्फिंक्टर वर्ड पहले भी पढ़ा था। स्फिंक्टर एक तो स्टमक में होता है, वैसे ही जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें भी यूरिथ्रा पे स्फिंक्टर लगे होते हैं जो कि वॉल्यूंट्री होते हैं और वॉल्यूंट्री फंक्शन होता है हमारी ये बॉडी का, और हम क्या करते हैं, यूरिन को रिलीज आउट कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने पूरा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम देखा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो देखिए अब आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है इसमें क्लियरली देखने को मिलेगा। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, आपको समझाएं तो सबसे फर्स्ट है ये बोमन कैप्सूल। ओके, हमने इस तरह से ड्रॉ किया था, ये बोमन कैप्सूल है। ये जो बोमन कैप्सूल है इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस आता है। ओके, तो दिस इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, दो टाइप की आर्टीरियल होती है, आने वाली एफरेंट आर्टीरियल और जाने वाली इफरेंट आर्टीरियल। अभी मैंने आपको बताया था ब्लड सप्लाई आती है तो आने वाली हो जाएगी आपकी एफरेंट आर्टीरियल, और जो यहाँ से फिर से ब्लड लेके चली जाएंगी वो हो जाएंगी इफरेंट आर्टीरियल्स। तो इसी बीच क्या होता है, जो ब्लड है उसका फोर्सफुली ये लैंड करता है हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर और उससे फिल्ट्रेट होके ये जो से फिल्टर होके ये फिल्ट्रेट बोमन कैप्सूल में कलेक्ट हो जाता है। इस बोमन कैप्सूल से क्या किया जाता है, अब ब्लड को ले लिया जाता है पीसीटी के अंदर। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो है कॉइल्ड फॉर्म में ट्यूब्यूल्स होती हैं जो क्या करती हैं, रीएब्जॉर्प्शन का फंक्शन करती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर लिखे हैं, कॉर्टेक्स, आउटर मेडुला, इनर मेडुला। कहाँ है ये स्ट्रक्चर, इसे हम समझें तो जो हमने किडनी का डायग्राम देखा था, मान लीजिए ये किडनी हमने इसके अंदर देखा था, यहाँ पे जो किडनी है इसका जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है वो कॉर्टेक्स होता है और अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम मेडुला कहते हैं। तो आपको कॉर्टेक्स और मेडुला पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो उसी के अंदर यस किडनी के अंदर नेफ्रॉन रहेगा तो नेफ्रॉन भी कॉर्टेक्स और मेडुला में इस तरह से डिवाइडेड रहते हैं। फिर अब जो इसके मेडुला पार्ट के अंदर जो नेफ्रॉन का पार्ट है, मेडुला रीजन में जो नेफ्रॉन का पार्ट है वो कौन होता है, हेनलेज लूप होता है। और कॉर्टेक्स रीजन में कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट होता है, पीसीटी, डीसीटी एंड मेल्पिगियन बॉडी होती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम जनरल नॉलेज के लिए ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है हेनलेज लूप में। हेनलेज लूप में जो भी वाटर, एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट है उसको रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो देखिए वाटर जो है यहाँ से बाहर की तरफ रिलीज आउट हो रहा है। NaCl को भी निकाल रहे हैं ताकि आयंस का बैलेंसिंग भी बना रहे। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन इसके अंदर चलता रहता है और सारा का सारा ब्लड फिर जो जहाँ सारा का सारा जो यूरिन है उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। किसके अंदर कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट करते हैं। तो ये हुआ हमारी नॉर्मल किडनी का मैकेनिज्म। अगर क्या हो आपकी बॉडी में किडनीज खराब हो जाएं, हमने सुना है किडनीज का फेल हो जाना, अगर आपकी बॉडीज में किडनीज फेल हो गई हैं तब हम क्या करेंगे, हमारे ब्लड में एक्यूमुलेशन हो जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट का। तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरह से हम हमारी बॉडी से बाहर निकालें, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है हीमोडायलिसिस प्रोसेस समझने की। तो व्हाट इज हीमोडायलिसिस प्रोसेस? व्हेन द किडनीज फेल, जब किडनीज फेल हो जाएं, इट रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जिससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ओके, एंड टू कंपनसेट दिस सिचुएशन अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड डायलिसिस हैज़ बीन डेवलप्ड। और हमने क्या देखा है, डायलिसिस जो है एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है। इट यूजेज अ मशीन फिल्टर कॉल्ड अ डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, बॉडी से बाहर हमें हमारे ब्लड को फिल्टर करना है। तो बॉडी से बाहर भी हमने किडनी लाइक स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो हमने इसके अंदर डेवलप किया है आर्टिफिशियल किडनी लाइक मशीन। इस मशीन से क्या होगा, जितना भी ब्लड में आपका वेस्ट मटेरियल है वो अलग हो जाएगा। सो दिस इज टू रिमूव एक्सेस वाटर, सॉल्ट, टू बैलेंस अदर इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी
एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। तीनों फंक्शन करता है। जो मेटाबॉलिज्म से वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं उनको हटाना, एक्सेस वाटर को रिमूव करना, सॉल्ट को बैलेंस करना, ये सब इसके फंक्शन होते हैं। यस, यही फंक्शन है हमारी किडनीज के। तो इस तरह से हम आर्टिफिशियली ये फंक्शन करवाते हैं ताकि किडनी के फंक्शन को कंपनसेट किया जा सके। ओके, ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज रिमूव्ड एंड फ्लोड थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी ट्यूब्स प्रेजेंट होती है उस मशीन में। आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है? हम एक मशीन ले रहे हैं जो आर्टिफिशियल किडनी का फंक्शन करेंगी और इसके अंदर क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाली काफ़ी ट्यूब सीरीज में रखी हैं और इससे जो है इसके अंदर से ब्लड को निकाला जाएगा। तो ब्लड निकल जाएगा बट जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो इस मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आ जाएंगे। A dialysate flows on the other side of the membrane which draw impurity through the membrane। इसका रीज़न क्या है कि जो ये हमने देखा मशीन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मशीन के अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी ट्यूब्स। इन मेम्ब्रेन में ब्लड जाएगा और सारा इम्प्योरिटी बाहर आ जाएगी। तो कौन खींच रहा है इम्प्योरिटी को बाहर? तो हम एक डायलिसेट का फ्लो करवाते हैं। ये डायलिसेट क्या करता है, उन मेम्ब्रेन्स के आउटसाइड सराउंडिंग में रहता है और ये क्या करता है, सारी इम्प्योरिटीज़ को जो है ड्रॉ कर लेता है ब्लड से ताकि ब्लड प्योर हो जाए, इम्प्योरिटी बाहर चली जाए और डायलिसेट के अंदर इम्प्योरिटी जाकर मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हम ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। तो हीमोडायलिसिस को अगर हम फिर से समझें तो क्या था, किडनीज फेल हो गई, किडनीज का फंक्शन नहीं हो रहा, इसको कंपनसेट करने के लिए हमने एक मशीन बनाई। ये मशीन आर्टिफिशियल किडनी की तरह फंक्शन करेगी। इस मशीन में क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई ट्यूब्स होंगी। इन ट्यूब्स के अंदर ब्लड जाएगा और इम्प्योरिटीज़ को बाहर छोड़ दिया जाएगा इन ट्यूब्स के। इसके बाहर क्या प्रेजेंट होगा, डायलिसिट प्रेजेंट होगा जो इम्प्योरिटीज़ को क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। इस तरह से ये फंक्शन देखने को मिलता है। हमने इसको ड्रॉ करके देखा। ये जो हमारा पेशेंट है, इस पेशेंट के साथ क्या हुआ है, इसकी किडनी फेल हो चुकी है तो इसकी बॉडी से हमने ब्लड को बाहर निकाला। ब्लड प्रेशर मेजर कर लिया हमने, जो भी इसका प्रेशर है, और ब्लड को पंप करवा दिया। ये है आपका डायलाइज़र और इस डायलाइज़र के अंदर क्या होगा, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाएगा। ओके, और ये डायलाइज़र से सारी इम्प्योरिटीज अंदर आ जाएंगी, फिर से इसको कनेक्ट कर देंगे और आपकी बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए सलाइन सॉल्यूशन है जो क्या बता रहा है, ताकि हम आयंस को बाहर से बॉडी में डालते हैं ताकि आयंस का बैलेंस बना रहे। ओके, और फ्रेश डायलिसेट भी बॉडी में डालते रहते हैं और इम्प्योर वापस निकालते रहते हैं। तो इस तरह से डायलाइज़र की हेल्प से हम डायलिसिस करवाते हैं। ठीक है, काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, पेशेंट के लिए काफ़ी पेनफुल भी होता है। अब देखें हम नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है, अभी हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में एंड लेक्चर की स्टार्टिंग में देखा था, जो एक्सक्रीशन इन प्लांट होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल प्रोसेस है। तो देख लेते हैं सिंपल प्रोसेस एक बार। एक्सक्रीशन इन प्लांट, द सेल्यूलर रेस्पायरेशन क्या है, द सेल्यूलर रेस्पायरेशन, photosynthesis and other metabolic reaction produce a lot of excretory product in plant। yes, plant में भी metabolic activities चलती हैं, respiration होता है, photosynthesis होता है, तो उसके लिए क्या होगा, बहुत सारे excretory waste product बनेंगे। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको हम प्लांट्स की बॉडी से बाहर कैसे निकालें, तो इसमें बताया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस वाटर होता है produced during respiration and nitrogenous compound produced during protein metabolism are major waste product। तो प्लांट में कौन है वेस्ट प्रोडक्ट, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, एक्सेस वाटर, राइट, ये प्रोड्यूस होते हैं रेस्पायरेशन में जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है। ओके, और नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में यूज़ आते हैं, और ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में बनते हैं जो कि मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं हमारे प्लांट्स के। तो प्लांट्स प्रोड्यूस टू गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट। क्या गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। तो अब क्या होगा, दो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, अलग अलग मैकेनिज्म में ये अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बन रहे हैं, इनको आप प्लांट बॉडी से बाहर कैसे निकालोगे। तो एक्सक्रीशन ऑफ गैसियस वेस्ट टेक प्लेस थ्रू
स्टोमेटल पोर, जो स्टोमेटाज हैं इनके पोर से गैस निकल जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में है बॉडी से बाहर, ऑक्सीजन एक्सेस में बॉडी से बाहर, चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ले लो एनवायरनमेंट से, ऑक्सीजन चाहिए फिर से ले लो। तो ये स्टोमेटल पोर के थ्रू ये प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हमने देखा था, इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसने क्या बोला, एक्सेस में है तो स्टोमेटा से बाहर निकालेंगे, बट अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में है तो ये इसको उल्टा यूज़ कर लेते हैं, रेस्पिरेशन में जो निकला उसे फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लिया जाता है। एक्सेस वाटर इज एक्सक्रीटेड बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, आपने नहीं पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपको सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन से एक्सेस वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है, तो गैसेस निकल गई, वाटर निकल गया। फिर है ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट जनरेटेड बाय द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट पार्ट। तो बहुत जो हमारे प्लांट है इसके जो डिफरेंट पार्ट है, लाइक स्टेम का कोई पार्ट हो गया, लीव्स का जो पार्ट है उसमें कोई रीजन हो गया, या फिर फ्रूट्स हो गए, उसके अंदर ये क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं। या फिर कोई डेड और जो है मान लीजिए कोई डेड लीफ है जो कि अब क्या होने वाला है, वो गिरने वाली है, तो उससे पहले जितने भी गिरने वाली लीव्स होती हैं और जो कि पूरी येलो हो चुकी होती है, उनके अंदर सारे वेस्ट प्रोडक्ट डाल के उसको प्लांट से डिटैच कर दिया जाता है। ओके, सो ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट जनरेटेड बाय प्लांट आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट पार्ट। गम, ऑयल, लेटेक्स, resin are some waste product stored in the plant like bark, stem and leaves. Okay, गम हमने देखे हैं, ऑयल्स हैं, लेटेक्स हैं, रेजिन है, ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है ह्यूमन के लिए, बट प्लांट के लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, या प्लांट्स को ये नहीं चाहिए तो ये बॉडी से बाहर निकाल देते हैं अलग अलग फॉर्म के थ्रू। इवेंचुअली प्लांट शेड ऑफ दीज पार्ट, फिर क्या करते हैं प्लांट शेड ऑफ कर देते हैं, लीव्स में है तो लीव्स शेड ऑफ कर दी जाती है, डिटैच कर दी जाती हैं प्लांट से और अलग हो जाती हैं। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट आर ऑयल प्रोड्यूस फ्रॉम ऑरेंज, यूकेलिप्टस, जैस्मिन, लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री, पपाया ट्री एंड गम फ्रॉम एकेशिया। तो ये है एग्जाम्पल, नोट कर लीजिए, इसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सम टाइम प्लांट इवन एक्सक्रीट इनटू द सॉइल, और कभी कभी प्लांट जो है सॉइल में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने एक्सक्रीशन पूरा समझा, ह्यूमन में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, प्लांट में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। आई होप आपको एक्सक्रीशन से रिलेटेड सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। अब मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।